कल से ममता बनर्जी के बंगाल में बीजेपी के प्रचार का रथ दौड़ने जा रहा है और इन रथों से नारा लगेगा परिवर्तन का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़ेंगे और फिर होगी पीएम मोदी की रैली। कोई सीट में जीतने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कल से निकलेगी रथ यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी भरेंगे बंगाल में परिवर्तन की हुंकार। ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं। आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार? आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये विचारधारा अपने राजकुमार को वारिस बनाने की, ये विचारधारा बंगाल में नहीं चलेगी। कोई शहजादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इस मिट्टी का सपूत, जमीन से निकला हुआ नेता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। ममता बनर्जी भी बीजेपी की रणनीति से लड़ने के लिए हो गई है तैयार। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। आप याद रखिए, आप याद रखिए कि तृणमूल कांग्रेस जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा सपूत है। शनिवार से बंगाल में चुनावी घमासान और भी तेज होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत नवद्वीप से करने वाले हैं और यही रथ पूरे बंगाल में घूमेंगे और ये रथ से आवाज उठेगी बंगाल में परिवर्तन की। लेकिन इससे पहले बीजेपी के नेता जो है वो चुनाव आयोग तक की यात्रा की है। बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा के लिए बीजेपी का मेगा प्लान क्या है, ये पूरा बताएंगे। पहले देखिए, दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी नेताओं की ये फौज ममता बनर्जी की शिकायत करने पहुंची है। बीजेपी का आरोप है कि कल से बंगाल में जो रथ यात्रा होनी है, उसके लिए ममता सरकार का प्रशासन अड़ंगा डाल रहा है। दावा ये कि ममता बीजेपी का प्रचार रोकना चाहती है। चुनाव आयोग के अधिकारियों से आप मिले, क्या डिमांड रही? देखिए, बंगाल में जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है, चुनाव के समय सरकारी अधिकारी चुनाव के बूथ दखल कराते हैं, गुंडे दखल कराते हैं, उनको प्रोटेक्शन सरकारी वो स्टेट जो पुलिस है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है
यहाँ तक कि आप सोच नहीं सकते हैं, डी ग्रुप के कर्मचारियों को सेक्टर इंचार्ज बनाया जाता है और वहाँ हत्याएं पर हत्याएं होती जाती। सारी बातों को हम लोगों ने बताया और चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से संज्ञान में लिया। आने वाले दिनों में एक्शन देखा जाए, क्या एक्शन हो रहा है। रथ यात्रा को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर तो राज्य सरकार ने अनुमति दे ही दी। देखिए, रथ यात्रा अनुमति देते तब भी हम करते, नहीं देते तभी। हम अपने राजनीतिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता था, हम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर उनको सुबुद्धि हुआ है, उन्होंने दिया है तो अच्छी बात है। आज वहाँ रथ यात्रा की आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, अब तो परमिशन दे भी दी गई, तो मुझे लगता है विवाद तो अब खत्म। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक परमिशन आया है। हम केंद्रीय रूप से परमिशन मांगे थे 5 यात्रा का, तो सरकार ने हमको लोकल अथॉरिटी से परमिशन मांगने के लिए बोला था, लेकिन कौन अथॉरिटी होगा तो डीसी वहाँ के एसपी होंगे, उनसे बातचीत चल रही थी। इधर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, उधर ममता सरकार के प्रशासन ने शर्तों के साथ रथ यात्रा की मंजूरी दे दी, लेकिन शर्त ऐसी कि बीजेपी का परिवर्तन रथ रुक रुक कर आगे चले। रथ यात्रा के लिए ममता सरकार ने कई शर्तें रखी हैं, जैसे आज रात तक हेलीपैड तैयार हो जाना चाहिए, हेलीपैड की दोहरी बैरिकेटिंग हो जानी चाहिए, सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए ताकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहें। यही नहीं, लोकल लेवल पर जहां जहां रथ यात्रा जाए वहां पे लोकल लेवल पर परमिशन ली जानी चाहिए, यानी बार बार परमिशन और बार बार रुकेगा रथ। यहाँ परिवर्तन यात्रा की बात करें, रथ यात्रा बीजेपी ने नाम रखा है परिवर्तन यात्रा। अभी भी 9 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन आप लोग का काउंटर प्लान क्या है, क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी आ रहे हैं परिवर्तन यात्रा के लिए और कल से शुरू हो रही है। नड्डा जी का यहाँ पर बेस क्या है? नड्डा जी बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, मगर उनका बंगाल में बेस क्या है? तो उनको देखने के लिए और वो देख के इतना प्रभावित हो जाएंगे जो है बीजेपी को वोट दे देंगे, ये सोचना भी गलत है। दूसरा है, जो ये यात्रा हर जगह जितना बीजेपी करता है वो सांप्रदायिक भेदभाव के लिए करता है, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, और हम करते हैं यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। हम एक साथ सोसाइटी को रखना चाहते हैं। अभी एक जनहित याचिका दायर हो गई है, कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 6 तारीख को ये परिवर्तन यात्रा जो है वो होना है। लोकतंत्र में किसी को भी PIL दाखिल करने का अधिकार है और उसी अधिकार का पुष्टि करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते हैं। जिसको ऐसा महसूस हुआ जिस यात्रा से सारा सामाजिक संतुलन हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट कर जाएगा, तो वो अपने बात उसका याचिका में बोले तो महामान्य अदालत इसका विचार करेंगे। हम लोग तो पूरा लोकतांत्रिक पद्धति का भीतर पूरा सरकार का साथ कोऑपरेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग हमारा याचिका तो हम लोग पहले नवान्नों के पास पहुंचा, वो लोग हम लोग एडवाइस करें जिला स्तर में जा करके अप्लाई करने के लिए। तो तृणमूल का राजनीति है डरना धमकाने वाला राजनीति, और हमारा राजनीति है एकदम सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था का भीतर रुक जाने का राजनीति। तृणमूल का जो राजनीति है वो विभाजन का राजनीति है। अब आपको बंगाल में परिवर्तन के लिए बीजेपी का मेगा प्लान समझाते हैं। बीजेपी की चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के 5 सेक्टर में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने की योजना है। परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत कल 6 फरवरी को जेपी नड्डा नवाद्वीप से करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मालदा में 3000 से ज्यादा किसानों के साथ किसान सुरक्षा सहभोज करेंगे। उसके बाद एक रोड शो होगा जो रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति तक जाएगा। उसके बाद वो आएंगे नदिया जिला में, जहां पर नवद्वीप में पहले मत्था टेकेंगे विभिन्न आश्रमों में, और उसके बाद परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। फिर 11 फरवरी को यात्रा का दूसरा रथ रवाना करने गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच जाएंगे और कूचे बिहार का दौरा करेंगे। कुल 2 रथ जेपी नड्डा को रवाना करने हैं और 3 रथ को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। इसके अलावा इसी महीने बीजेपी बंगाल में और भी ज्यादा सक्रिय होने वाली है। 7 फरवरी को पीएम मोदी का
बंगाल के हल्दिया में कार्यक्रम है। कार्यक्रम सरकारी है लेकिन निशाना चुनावी ही होगा। ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। बाद में मार्च के पहले हफ्ते में मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बड़ी रैली भी करेंगे। साफ है कि बंगाल में फरवरी का महीना सियासी फसाद भरा रहेगा। कुछ ही दिनों में बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है और ये नतीजे बताएंगे कि ममता जीत की हैट्रिक लगाएंगी या फिर बीजेपी बंगाल में परिवर्तन लाएगी। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। पश्चिम बंगाल प्रशासन की ओर से बीजेपी की जनसभा का तो अनुमति मिल गई है, लेकिन रथ यात्रा पर कहीं भी किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में बीजेपी यह बखूबी जानती है कि प्रशासन अनुमति दे या ना दे, राजनीतिक फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि ये आवाज उठाने में और ज्यादा फायदेमंद होगा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। हालांकि बीजेपी ये भी जानती है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस दौरे से किसानों के साथ खाना खाने के बाद एक अलग तरह की स्थिति दिल्ली में भी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। कैमरा पर्सन बैजनाथ और कुंतल चक्रवर्ती के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए नया गठबंधन बन रहा है। देखिए बंगाल चुनाव पर एक्सक्लूसिव एंगल के साथ ये रिपोर्ट। बंगाल की लड़ाई मुस्लिम वोटरों पर आई। 30% मुस्लिम वोटर बिगाड़ सकते हैं सत्ता का समीकरण। बंगाल की लड़ाई मुस्लिम वोटरों पर कैसे आई, ये कहानी समझने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल कांग्रेस की चिंता पर गौर कीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अल्पसंख्यक वोटर कांग्रेस पार्टी से दूर चले गए। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस पूरी तरह कमजोर पड़ गई है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। परंपरागत मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखने में हम नाकाम रहे हैं। ये कांग्रेस नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान की चिट्ठी का मजमून है। वो चिट्ठी जो मन्नान ने सोनिया गांधी को लिखी है। अब इस चिट्ठी को ट्विटर पर जारी करके बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के सेकुलर राजनीति का यही असली चेहरा है, जो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रहती है। अब जानिए कि अब्दुल मन्नान के इस चिट्ठी को लिखने का मकसद क्या था। चिट्ठी में अब्दुल मन्नान ने आगे लिखा है, धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाले इंडियन सेकुलर फ्रंट को कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में जोड़ने से हमें फायदा मिल सकता है। मैंने अब्बास सिद्दीकी के साथ बातचीत शुरू की है। अगर पार्टी इजाजत दे तो हम आधिकारिक बात शुरू कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस मान रही है कि ये गठबंधन गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम लोग ममता को कभी बीजेपी के खिलाफ बोलने नहीं सुनता है। अभी उनका वोट के लिए बोलता है, ए टीम बी टीम का लड़ाई दिखाता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। इस पर हमने दिल्ली की राजनीति करने वाले पश्चिम बंगाल के बड़े कांग्रेसी नेता से भी सफाई मांगी। हमें और कुछ देखना पड़ेगा, क्या चाहते हैं वो, कहां चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उनके साथ और कौन कौन है, ये सारे कुछ देखना पड़ेगा। इतना जल्दी से ये सारे कुछ समाधान नहीं हो सकता। आपको बता दें कि अब्बास सिद्दीकी की रैली और रोड शो में भारी भीड़ जुट रही है। अकेले न सही तो कम से कम कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन करके इंडियन सेकुलर फ्रंट टीएमसी के लिए तो मुसीबत खड़ी कर ही सकता है। ये समझने के लिए जरा फुरपुरा शरीफ की अहमियत को समझना जरूरी है। कोलकाता से 45 किलोमीटर दूर हुगली जिले के जंगीपुरा में है फुरपुरा शरीफ, जिसे बंगाल ही नहीं देश के मुस्लिमों के लिए बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ तक कि अजमेर शरीफ दरगाह के बाद इसे देश के पवित्र मजारों में दूसरे नंबर पर माना जाता है। जानकारों के मुताबिक करीब 3000 मस्जिदों पर इसका प्रभाव है। दरगाह में आस्था रखने वाले ज्यादातर लोग इसकी बातों और फतवे को भी मानते हैं। इसका असर हावड़ा, उत्तरी और दक्षिण 24 परगना समेत 20 से 25 जिलों तक में माना जाता है। ये तो सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट ममता की जीत के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल है कि क्या नई पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ममता के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है? तो हमारे इंसान के साथ में है। हम हिंदू, मुस्लिम,
शेड्यूल पर ये जो पिछड़े हुए हैं इनको आगे लाना है। मन्नान साहब हो सकता है मुसलमान वोट खेले, मगर हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और एक साथ भारत में रहना चाहते हैं, एक साथ पश्चिम बंगाल में सुख और शांति के साथ रहना चाहते हैं। टीएमसी के ये दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन की कांग्रेस की कोशिश को हल्के में लेना टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बजाएगा। बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 30% है और इन वोटरों में से लगभग 90% वोटर ऐसे हैं जो बांग्ला में बात करते हैं और बाकी जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उर्दू या हिंदी में बात करते हैं। और ये 90% जो मुस्लिम वोटर्स बांग्ला में बात करते हैं, इन पर अब्बास सिद्दीकी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं, अनुसूचित जाति, उपजाति और साथ में दलित वोटरों पर भी अब्बास सिद्दीकी का प्रभाव है। और इसीलिए कांग्रेस जो है इस बार अब्बास सिद्दीकी की पार्टी यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन की बात कर रही है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अपना अंतरिम बजट का बड़ा हिस्सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया है। ये रिपोर्ट देखिए। 2011-12 থেকে 2017-18 সময়কালে দারিদ্র্য দূরীকরণেও আমরা 1 নম্বর স্থান অধিকার করেছি। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने बजट पेश किया तो चुनावी बरस में हंगामा भी खूब हुआ। Please go to your respective seats. Please go to your. Now I have to request then I have to take harsh action. सड़क, स्कूल, अस्पताल और कोरोना ये सब था बजट में, लेकिन चुनावी साल के बजट में कुछ ऐसा भी रहा जिसका इस्तेमाल राजनीति के लिए होने वाला है। वो सब नेताजी के नाम पर है। ममता को चुनौती दे रही बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर खूब सियासत कर रही है, तो बजट में दीदी ने भी नेताजी के नाम पर कई सारे ऐलान कर दिए। ममता बनर्जी ने जय हिंद भवन बनाने के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में हर जिले में बनेगा जय हिंद भवन। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस में एक नया बटालियन बनेगा, नाम होगा नेताजी बटालियन। केंद्र सरकार में योजना यानी नीति आयोग की तर्ज पर बंगाल में भी बनेगा नेताजी योजना। जाहिर है बंगाल की राजनीति का जो समीकरण बदला है, लगता है अब उसके केंद्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही है, क्योंकि आज ही केंद्र सरकार ने भी देश भर में मौजूद 1000 से ज्यादा रिहायशी स्कूलों और हॉस्टल का नाम नेताजी के नाम पर करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के बजट में सड़क और हेल्थ सेक्टर पर बड़े बजट का आवंटन किया गया था, तो ममता बनर्जी ने भी मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और कैशलेस हेल्थ सिस्टम पर 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया। 6,40,000 किलोमीटर नई सड़क के साथ 48,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़क बनेगी, तो आदिवासियों के लिए 120 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया। आपको याद दिला दें, आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल का ऐलान केंद्र सरकार के बजट में भी शामिल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही सदन में बजट पेश किया, मानो नारेबाजी शुरू हो गई। एक के बाद एक विधायकों ने पहले तो अपना विरोध दर्ज करा दिया और उसके बाद बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगा के सदन से वॉकआउट कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।